नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी www के बारे में। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंटरनेट से जुड़ी हुई जितने भी हमारे हमारे नाम होंगे जो भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, हम उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में जो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा www के बारे में। ठीक है, इससे पहले एक क्लास अपलोड हो चुकी है इंटरनेट एमसीक्यू के बारे में, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। पूरा नाम क्या होता है भाई? वर्ल्ड वाइड वेब, और इसको W3 और W वेब भी बोल देते हैं। ठीक है, आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर ली ने। कब किया था? 1989 में। इसीलिए इसी टिम बर्नर ली को इसका जनक भी कहा जाता है। आगे देखिए, ये एक सर्विस है। क्या है? सर्विस है जिसका उपयोग इंटरनेट में मौजूद जानकारी और रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? जानकारी को एक्सेस करने के लिए। देखिए क्या देखा हमने अभी तक? हमने देखा कि www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। W3 और वेब भी बोल देते हैं। ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो इंटरनेट का एक अहम हिस्सा है और इसका इस्तेमाल इंटरनेट पे जो भी जानकारी होती है उसको शेयर करने के लिए, बांटने के लिए किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग करके हम जो है यूज़र कौन है? हम, वो दुनिया के किसी भी कोने से वेबसाइट में मौजूद जानकारी को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, समझ आ गया? एक बार इसका रिवीजन ले लेते हैं। पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब, W3 और वेब भी बोल देते हैं। आविष्कार टिम बर्नर ली ने 1989 में किया था। ये एक सर्विस है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं? इंटरनेट में जो भी जानकारी होती है उसको एक्सेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड वेब जो है एक इंटरनेट का एक हिस्सा है। क्या है? हिस्सा। याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट एक ही चीज़ नहीं होती है, दोनों अलग अलग चीज़ होती है। हम आगे देखेंगे दोनों में क्या अंतर होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए कि जो W3 है इसका इस्तेमाल कोई भी फ्री कर सकता है, मुफ्त में करता है, इसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते। ठीक है, अब जैसे कि आप अपने फ़ोन में आपने कुछ एप्लीकेशंस चलाई है तो वो भी कुछ ऐसी होंगी ना जो आप फ्री में चलाते हो, तो इसीलिए W3 भी क्या है? फ्री में चलता है और ये सभी डिवाइसों में चलता है। ठीक है, देखिए इससे पहले एक इंटरनेट एमसीक्यू और इंटरनेट और नेटवर्क के बारे में क्लास अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें कवर किए गए हैं। अब आगे देखिए, जो वर्ल्ड वाइड वेब की विशेषताएं, इनमें क्या है कि आपको ना ये पॉइंट्स के नाम पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए? पॉइंट्स के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा वो इनकी डेफिनेशन दे देगा और आपसे क्या पूछेगा कि पॉइंट का नाम पूछेगा कि अब इसको क्या बोलते हैं। तो आपको पॉइंट का नाम भी पता होना चाहिए। इंग्लिश में ही बेनिफिट रहेगा, आपको याद रखना, और उसके बारे में उसका मतलब क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। पहला नाम क्या है भाई? क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि भाई ये जो www है, W3 है, वो सभी डिवाइसों में और सिस्टम में चलता है। ठीक है, दूसरा नाम आता है भाई ओपन सोर्स। अब देखिए ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स मतलब भाई जिसका इस्तेमाल फ्री में किया जा सके, वो सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन, वो सर्विस जिसके लिए आपको पैसे ना देने पड़े, वो ओपन सोर्स होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड का नाम मतलब क्या है भाई? डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि एक समय में बहुत सारे लोग उसको प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, अब आप अकेले तो करते नहीं हो, सभी लोग करते हैं ना। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब देखिए, मान लीजिए ये एक अक्षर, ये लेटर लिखा हुआ है, जैसे मैंने बहुत प्रकार की, ये एक लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये कर दिया। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ ना तो मेरा दूसरा पेज ओपन हो जाए, तो वो क्या हो गया? हाइपर
टेक्स्ट हो गया। आपने देखा होगा ना ब्राउज़र में, जब भी किसी के नीचे ब्लू लाइन आ रही है अगर किसी भी नाम के नीचे, तो मतलब वो क्या है, हाइपर टेक्स्ट है। डायनामिक का मतलब होता है कि जानकारी भी लगातार बदलती रहती है, टाइम के साथ वो अपडेट होती रहती है, तो वो क्या हो गया, डायनामिक। आवश्यक नहीं, इसका मतलब ये है, तो मतलब क्या है कि भाई ये आवश्यक नहीं है लिखना, इसके बिना भी काम चल जाता है। तो देखिए कैसे चल जाता है, देखिए कह रहा है, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, मैंने लिखा www.google.com, लिखते हो ना आप लोग भी ऐसे, या फिर हम कई बार लिख देते हैं सीधा google.com, है ना, amazon.com ऐसे लिख देते हैं ना। तो मतलब कि अगर आपने ये W3 नहीं लगाया तो भी आपने वो वेबसाइट तो ओपन कर ली ना, तो वही है कि ये ज़रूरी नहीं है लगाना। अब देखिए कि अब W3 और इंटरनेट के बीच में क्या अंतर है। तो देखिए जो W3 है ना वो वेबसाइटों का एक समूह होता है, और इंटरनेट क्या होता है भाई, नेटवर्कों का एक नेटवर्क होता है, ठीक है। उसके बाद जो W3 है वो एक सर्विस है, और जो इंटरनेट है वो क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है। W3 एक सर्विस होती है और इंटरनेट एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। W3 जो है वो हार्डवेयर के ऊपर आधारित होती है, और इंटरनेट जो है वो सॉफ्टवेयर पर आधारित होती है। W3 कब आया था, 1989 में, और इंटरनेट कब आया था, 1960 में। देखिए जो वेबसाइट ऊपर नाम आया है इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। अब W3 जो है वो देखिए यहाँ पे इंटरनेट का सबसेट है, और इंटरनेट W3 का सुपरसेट है। तो अब ये सबसेट और सुपरसेट क्या होता है, अगर आप मेरे से पूछें तो देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा एनिमल, क्या लिख दिया भाई, मैंने एनिमल लिख दी। अब एनिमल तो बहुत सारे हो सकते हैं, अब उनमें से मैंने दो नाम ले लिए, एक मैंने ले लिया डॉग और एक मैंने ले लिया कैट। तो डॉग और कैट क्या है, एनिमल है ना, लेकिन एनिमल में डॉग और कैट के अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो एनिमल क्या हो गया भाई, सुपर सेट, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन डॉग के अंदर डॉग ही आएगा और कैट के अंदर कैट ही आएगी, तो ये क्या हो गया, सबसेट। कहने का क्या मतलब है, एनिमल्स के अंदर तो बहुत सारे प्रजातियों के नाम आ जाएंगे, लेकिन डॉग के अंदर आप केवल डॉग को ही मानोगे और कैट के अंदर केवल कैट को ही मानोगे। ऐसा तो नहीं कहोगे कि कुत्ता बिल्ली है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो वही है, जिसके अंदर सब कुछ आ जाए वो सुपरसेट हो जाता है, और जिसके अंदर थोड़ा आए वो क्या हो जाता है, सबसेट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे देखिए कि जो W3 है उसको शुरुआत में क्या कहते थे, NSF नेट, और इंटरनेट को क्या कहते थे, अर्पा नेट। अगर आपने इंटरनेट जो MCQ की क्लास अपलोड हुई है अगर आपने वो देखी है तो देखिए आपने देखा होगा कि उसके अंदर इन दोनों के बारे में बताया गया है। अब आगे देखिए कि इसमें जो W3 में HTTP का प्रयोग होता है, और जो इंटरनेट है उसमें किसका प्रयोग होता है, IP एड्रेस का। अब अगर आप पूछे कि मैम ये दोनों क्या होता है, तो देखिए ये भी इंटरनेट से ही जुड़े हुए नाम है, लेकिन इनको हम बाद में अगली क्लासों में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि जो W3 है उसमें HTTP का प्रयोग होता है और इंटरनेट में IP एड्रेस का। अब वर्ल्ड वाइड वेब के घटक के बारे में देखिए तो 3 घटक होते हैं, URL, HTML और HTTP। ठीक है, 3 होते हैं, ऑप्शंस में तीनों के नाम हो सकते हैं, URL, HTML और HTTP। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। कल हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।